हेलो एवरीवन। एनटीए ने अपने डेट आगे खिसका दी है। तो मैंने ये पेपर वन की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस पेपर वन की सीरीज़ में हम पूरे टॉप 60 एमसीक्यू करेंगे रिसर्च के। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज़ ऑलवेज। तो इसमें रिसर्च के बारे में पूछा गया है। Research is always verifying or knowledge, exploring new knowledge, filling the gap between the knowledge या all of these। इसका आंसर आएगा all of these। आप एक काम कर सकते हैं, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ो आप इसको पॉज कर लें और अपना आंसर लिख लें, तो उससे क्या होगा आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा और ऐसे मैं ये आंसर लगा दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप इसका ज़्यादा ही ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करें मेरे क्वेश्चन लाने के बाद, और उसको आप एक बार खुद अपने दिमाग में सॉल्व करें और फिर उसका आंसर टिक करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो फिर हम ये प्रोसेस माइंड थिंकिंग कर नहीं पाते और जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च, ए रिसर्च कैरी आउट सोली इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और सिमुलेटिव रिसर्च। तो इसका आंसर तो होगा ये, एक्शन रिसर्च को हम इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए ही जानते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, जो ग्राउंडेड थ्योरी में नहीं है। द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, इन दोनों के बीच की चॉइस। द स्टाइल इन विच यू आर प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, एग्जाम्पल ग्राफ। ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज दैट कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब इसमें फ्रेमवर्क दे दिया गया है और डिज़ाइन है वो जो कुछ दोनों का जैसे सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आपको अप्रोप्रिएट या मोस्ट सुटेबल आंसर चूज़ करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन है इसमें। अब देखो इसके अंदर सी और डी जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सेम लगता है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे तो हम सी को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये वर्ड दे दिया गया फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज फॉर कलेक्टिंग एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर आर। अब इसको सोल्व कीजिए। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द reliance on observation and evidence, systemization or theorization of knowledge। Spirit of free inquiry, reliance and observation on evidence, systemization और theorization of knowledge। तो ये तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the conclusion finding of which type of research cannot be generalized to other situation। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कंक्लूजन और फाइंडिंग जो है रिसर्च को जनरलाइजेशन के थ्रू नहीं लेके जाता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन करके सारा उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट करके हम जो थ्योरी बनाते हैं। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव दोनों का कैजुअल कंपैरिजन करके हम उसका जनरलाइज करते हैं। तो एक ऐसा ही मात्र कि यही मतलब बस बचता है जो हिस्टोरिकल, जिसके अंदर हम जनरलाइज नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही जनरलाइज होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च होता है कि हम हिस्टोरिक बेस के ऊपर आज प्रेजेंट डे को के ऊपर एनालिसिस करें। Which of the set of activities best indicate the cyclic nature of action research strategy। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर प्लान करते हैं, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज interpretation and meaning get more
attention than formulation of generalization. वही पीछे वाला जैसा क्वेश्चन हो गया ये। इसमें आ गया हिस्टोरिकल स्टडीज़, देखते हैं इसमें। सेकंड है सर्वे स्टडीज़, इसमें तो हम करते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडी इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलिज्म। किसी चीज़ के बारे में हमें जनरलाइजेशन कम करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा करना पड़ता है, तो किस में होगा? सर्वे स्टडीज़ में तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों का जनरलाइजेशन करते हैं, डेटास का। तो ये सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सेकंड जिसके अंदर उसको और हम कर हटा दें, बचा बी और डी ऑप्शन। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आया था कि इसके अंदर हम जनरलाइजेशन नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में लेकर। तो अब इसमें ए ऑप्शन सिर्फ इसी के अंदर है। इन दो ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बेसिकली रिसर्च में क्या आएगा, आपको अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने आ गए तो आपको आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। वही हम इसमें कर रहे हैं, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है जब हमें इन दो ही से ही आंसर मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू सेट गिवन बिलो, सेट वन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें दिया गया है कि इस सेट वन में दिया गया सेट टाइप और सेट टू में दिया गया उसकी करेक्टरिस्टिक्स कि इसको मैच करना है। तो उसको मैच करेंगे। आप एक बार मैच करके देखिए, उसके बाद मैच का सॉल्यूशन अभी बता देता हूँ। तो देखो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, थ्योरी इसमें मिलेगा थ्योरी बिल्डिंग के अंदर। तो ए का हो गया 2, ए का 2 सिर्फ इसमें है और इसमें है। अब आप देखिए कोई कॉमन नहीं है इसके अंदर, सब अलग अलग ऑप्शन है। ये बी का या तो 4 होगा या 3rd होगा। अप्लाइड रिसर्च आपने पढ़ा होगा, तो इसमें क्या देखो, आपको देखता है ये वाला बी का 4th और 3rd। 4th में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। और ये इसका 3rd दिया हुआ है, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशन। अब इसका एप्रोप्रिएट आंसर तो ये होगा, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अगर अप्लाई होती है, इसका मतलब ये होता है अप्लाइड रिसर्च। तो बी का हो जाएगा 4। आंसर तो ये आ गया। आगे और देखते हैं, सी एक्शन रिसर्च, इसका 3 और 4। 3 में क्या, 3 तो हो गया, नहीं 4 तो हो गया, अब 3 की बात है। इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, एक्शन रिसर्च। इवेलुएटिव रिसर्च, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो डी का ऑप्शन हो जाएगा ये। इसमें अगर आपको लगे कि इसका ये सही हो भी नहीं रहा है, तो आप अपने फर्स्ट 2 ऑप्शन या फिर ऐसा ऑप्शन इसमें चूज कीजिए जो आपके लिए आंसर जल्दी पिक कर दे। अब इसमें फंडामेंटल रिसर्च का हमें मिल गया था थ्योरी बिल्डिंग। अब उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा बनता है। रिसर्च आपको जल्दी आंसर लाने के लिए यही ट्रिक अगर आप हर फर्स्ट पेपर के अंदर यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा। द ओरिजिनलिटी ऑफ ए रिसर्च टॉपिक विल बी डिपेंड अपॉन फैक्टर ऑफ, मतलब रिसर्च की जो ओरिजिनलिटी है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक हो सकता है, यूटिलिटेरियन डायमेंशन, मतलब उसको कितने तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, ये यूटिलिटी का ही एक एडजेक्टिव है, कितने डायमेंशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। सपोर्ट सिस्टम, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, ये ऑप्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है होगा आपको। और 3rd है फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी। अब इस ऑप्शन की बात करें तो नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, जब तक किसी स्टडी के ऊपर हम किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, अगर आप उसका सुपरविज़न नहीं करोगे तो उस टॉपिक की आपको ओरिजिनलिटी कैसे पता लगेगी। ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि वो टॉपिक कितना
कितनी रिसर्च के अंदर क्या होगा कि कोई टॉपिक कितने चीज़ों के ऊपर अप्लाइड होके वो हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सुझा रहा है। अब जब तक इसका सुपरविज़न नहीं किया जाएगा, जैसे आपने किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया अपने तरीके से, लेकिन जब तक आप उसके एमसीक्यू या फिर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी नॉलेज कितनी हुई है। तो उसी तरह इसमें बताया गया नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न, जो कि गलत है। डी ऑप्शन अगर गलत कर देते हैं, डी डी डी, तो ऑप्शन हो गया आपका ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वन पैराडाइम ऑफ रिसर्च फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड बाय रिसर्चर्स। कौन सा सीक्वेंस जो ये सीक्वेंस दिया गया है, ये इनमें से किस रिसर्च के पार्ट है? पहले थ्योरी है, उसके बाद जनरलाइजेशन और हाइपोथेसिस है, फिर डाटा कलेक्शन है, फिर डाटा एनालिसिस है, हाइपोथेसिस कन्फर्म और रिजेक्ट, और रिवीजन ऑफ थ्योरी। देखो पहले थ्योरी बना लिया है। थ्योरी बना लिया है तो मतलब क्या है, ये कौन सा रिसर्च होगा? डिडक्टिव, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव। पहले थ्योरी बनाया तो इसका मतलब क्या होगा? पहले कौन सा होगा? डिडक्टिव अप्रोच। आपको डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन सब का आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं घुमा के आपको कहीं ना कहीं कुछ में मिल ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। देखिए हर जो क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर में जो मैंने टॉपिक निकाल के लाए क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, वो सब यही हैं, जनरलाइजेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेक्ट। ये दो ऐसे हैं थ्योरी जो हैं जो अपने क्या है, एक दूसरे के अपोजिट थ्योरीज हैं। ये किसी के पहले होती है और ये जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद होती है। ये आफ्टर है, ये बिफोर है। जैसे इसमें पोस्ट लिखा हुआ है, प्री और पोस्ट जैसे होता है उसी हिसाब से ये प्री है, ये पोस्ट है, तो दोनों के अपोजिट हैं और होता दोनों में यही है, जनरलाइजेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? अब इसमें बोला गया है ए रिसर्चर अटेम्प्ट कर रहा है, क्या अटेम्प्ट कर रहा है? इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड, किसका? फीडिंग ऑफ एंजाइटी का, किसमें? प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें एक्सपेरिमेंटल भी लग सकता है या फिर इसमें केस स्टडी भी हो सकती है। ये तब होता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब इसमें बोला क्या है? सिर्फ चिल्ड्रन। इसमें मतलब ये तरीका है सोल्व करने का। अब देखो इसके अंदर सिर्फ चिल्ड्रन दिया हुआ है, चिल्ड्रंस नहीं दिया हुआ है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। ये किसी एक चीज़ पे ही बात कर रहा है, मतलब क्या है, जो चीज़ पहले घट चुकी है और जो पहले चीज़ हो चुकी है उसके बाद किसी चिल्ड्रन के ऊपर ये फोकस कर रहा है, तो ये होगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ये ऐसे पता लग, जैसे मैंने इसको गैस किया, ऐसे गैस किया कि ये प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब कोई चिल्ड्रन पहले से ग्रसित हो चुका है उसके बाद स्टडी की जा रही है, तो इसके अंदर हम एक्सपोज फैक्टर को ही यूज़ करेंगे। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मे बी कंसिडर क्रिटिकल। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, सैम्पलिंग डिज़ाइन विद प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स, डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंसेस, डाटा गैदरिंग टू टेक प्लेस टू टॉप डाउन सिस्टमैटिक एविडेंस। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च। मैं पिछले क्वेश्चन बता रहा था, ये आपके लिए क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ कैसे सारा लिंक होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा? क्वालिटी किसी की, तो मतलब हिंदी में बोल दो गुणात्मक। अब किसी चीज़ की गुणात्मक की बात कर रहा है तो ये किस में आ जाएगा? आगमन विधि के अंदर। आगमन बोले तो इंडक्टिव। जब कोई चीज़ इंडक्टिव है तो उसमें क्या अप्रोच होती है? इंडक्टिव में आता है आई एन, तो आई एन से आप याद कर सकते हैं ये कंसेप्ट। आई एन से आप कर सकते हैं आप इंक्रीज़ कब होती है कोई चीज़? टॉप, बॉटम से टॉप की तरफ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव, ये पेन आज काम नहीं
क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक में इसको, ये मात्रात्मक किस में होती है, निगमन विधि के अंदर। निगमन क्या होता है, डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, डी ई आ रहा है तो डिक्रीज होता है। डिक्रीज में क्या होगा, टॉप से डाउन, कोई चीज़ घटती है तो टॉप से डाउन होती है। अब देखो आपका क्वेश्चन, अगर आपको ये सारी इतना पता है, आपको याद है, आप ऐसे लिंक करके याद करो तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। क्वालिटी की बात कर रहा है और यहाँ आ गया है बॉटम अप एम्पेरिकल। आंसर सी करेक्ट है। डिकंस्ट्रक्शन इज पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन, मतलब जोड़ के डिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन माने बनाना, डिकंस्ट्रक्शन माने तोड़ना। डिकंस्ट्रक्शन किस में होगा, किस चीज़ को हम तोड़ के बाद में लिखते हैं, किसी का इतिहास। साइंस को तो कैसे तोड़ सकते हैं, वो तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है, किसी सिस्टम से होती है। इसने देखो ऑप्शन में भी सारे में साइंस दिया है, ताकि आप इसमें बच्चे किस में कंफ्यूज होंगे, सोशल साइंस में या फिर लिटरेचर के अंदर। सोशल साइंस को डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते कि संविधान को हम तोड़ के फिर से बना दें, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि अकबर आज जिंदा नहीं, अकबर के जो ये जो लिखा था, जो भी कुछ लिटरेचर था, उसको हम फिर से हटा के दोबारा कर दें, ऐसा नहीं होता। इसमें कि सिर्फ में ये एक ही ऑप्शन आता है, लिटरेचर, साहित्य ही है जो बदला जा सकता है। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, ये आप बिल्कुल इसको याद कर लो। इमीडिएट एप्लीकेशन इज क्या होगा, किसी चीज़ का इमीडिएट अब इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना, वो किस में होता है, एक्शन रिसर्च के अंदर होता है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, थ्योरी बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, यानी कि मात्रात्मक क्रांति। तो इसका ऑप्शन निकालते हैं। एक्चुअल सेटिंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। एक्चुअल सेटिंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ, जैसे सर्वे में होता है। डाटा टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड और पिक्चर्स। हाँ ये भी सही है, डाटा वर्ड्स में भी हो सकता है, या फिर हम किसी फोटोग्राफ से भी निकाल सकते हैं किसी चीज़ का डेटा। सीकिंग टू establish relationships among measured social facts। अब एक बात बताइए, मैंने बोला था क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होती है, यानी कि मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या होती है, निगमन, बोले तो डिडक्टिव। डिडक्टिव होगी तो क्या होगा, पहले नियम, पहले क्या बनेगा, थ्योरी बनती है। अब इसमें थ्योरी कैसे बनेगी, जब हम चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और उनमें रिलेशनशिप निकालेंगे। अब ये बोल रहा है सीकिंग टू इस्टेब्लिश इन रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप नहीं बनाना। अमंग मेजर सोशल फैक्ट्स, उनके अंदर हमें रिलेशनशिप नहीं बना के, ये जो ऑप्शन है ये उसकी बात कर रहा है। तो इसमें तो ये तो हो नहीं सकता, हम तो रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा, जब ये क्या होगा, थ्योरी को हम प्रूव कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। ये जो तरीका है, ये आप अगर आपसे याद रख पाए तो आपका बहुत बेनिफिट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईजिएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज़ ए सबमिटेड रेटिंग स्केल। सबमिटेड रेटिंग स्केल कौन सा होता है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, इसमें आंसर आएगा लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल ही बोलते हैं सबमिटेड। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आप जैसे मतलब जनरलाइज फॉर्म में बात की जा सकती है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पास साइकिल है या नहीं है, आप शाम को ही वॉक करते हो या नहीं, मतलब इसके अंदर सिर्फ दो ही एटीट्यूड दिखाया शो किया जाता है। ईजिएस्ट एटीट्यूडनल इसी हो जाता है आपको, इसके अंदर यस या नो, मतलब जो ईजिएस्ट तरीका है, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में नहीं किया जाता स्केल को, जैसे इसके अंदर होता है, थर्स्टन के अंदर है, गटमन के अंदर होता है। एमएलए ये कुछ स्किल नहीं है, ये रिसर्च के अंदर ये राइटिंग की स्किल है, राइटिंग का तरीका है। एक क्वेश्चन आया, दैट ऑफर नो स्कोप फॉर एनी रिस्पोंडेंट्स ऑन व्यू इज कॉल्ड।
A questionnaire that offer no scope for any respondent on review is called। क्वेश्चनायर है जो किसी को स्कोप नहीं दे रहा, किसके लिए? रिस्पोंडेंट के लिए, उसका खुद का रिव्यू रखने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मतलब वो क्या है? क्लोज एंडेड हो गया। फिर वो क्लोज एंडेड हो गया तो इसका मतलब क्या है? वो खुद के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसमें क्या आपके पास ये है या नहीं है। मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसको पास कोई ऐसी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद से कुछ ऐड कर सके। तो उस किस में आएगा? क्लोज एंडेड के अंदर आएगा। अगला है केस स्टडीज। स्टडीज कंडक्टेड इन एरिया ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। बी ऑप्शन है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन। रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल कंडीशन। और डी है स्पेशलाइज रिसर्च इन एरिया ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट इज रिलेटेड कंडीशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ। आप एक बार इसको खुद सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करूँगा। ये ही आपको रखना था सभी क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या होगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इज ए पार्ट ऑफ किस में आएगा? और साथ अगर आपके है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये तो मेन रिसर्चर हो गया, इसने इसको साथ लिया है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या हो गया? इथनोग्राफिक रिसर्च। फिलोसॉफिकल नहीं होगी, मेंटल थ्योरी लैंग्वेज भी नहीं होगा, मैथमेटिकल रिसर्च भी नहीं होगा। ऑप्शन हो गया डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड टू, ये क्वेश्चन काफ़ी बोले तो अप्लाइड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको चेक करते हैं आपने सब्जेक्ट को कितना पढ़ा है, कितना सोचा है, कितना समझा है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यूनिवर्सिटी टीचर है जो स्टडी करना चाह रहा है किसके अंदर लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन विच डिजाइन टू रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट। लेवल ऑफ एस्पिरेशन चेक कर रहा है और बच्चों के, ग्रामीण बच्चों के अंदर रूरल अचीवमेंट को चेक कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसमें क्या बोला गया है? तो मतलब अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन। अब देखो इसके अंदर क्या है? सिर्फ चिल्ड्रन दिया गया है, इसमें भी एस नहीं लगा रखा, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ पहले हो चुकी है, अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन हो चुका है पहले, उन्होंने जो अचीव करना था वो कर चुका है। अब ये यूनिवर्सिटी चाहता है कि उसके ऊपर क्या किया जाए? रिसर्च की जाए। तो क्या होगा? ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। Generalized conclusion on the basis of a sample is technically known as statistical interference। ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। A college teacher does research with view to depict the reality situation relating to home condition of students and hostel provided for। Which of the following research format will be helpful to do so? एक कॉलेज टीचर चाह रहा है क्या करना? रियलिटी सिचुएशन किसमें? होम कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स की, देखो इसमें स्टूडेंट्स आ गए, एंड हॉस्टल्स प्रोवाइडेड फॉर। अब उनके बारे में स्टडी कर रहा है कि ये जो बच्चे की कंडीशन है उसके बारे में स्टडी की जा रही है। तो इसमें क्या आएगा? अब देखो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। जो संस्था और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए ने उसके आंसर माना है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, इसका करेक्ट आंसर है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रेदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। आप इसको एक बार सोल्व कीजिए। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर आएगा, देखिए इसके अंदर कन्वर्जेंट क्वेश्चन ये गलत है। अब एक इसके अंदर है, ये इसमें से गया डाइवर्जेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है तो इसमें फैक्ट नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 भी गलत, 3 तो इसमें है गलत, इसमें गलत। ऑप्शन बचे ये
और ये, तो 2 सही है, 2 किसके अंदर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस की यूज़ कर टू नो द डिफरेंस अमंग द मैनी वेरिएबल्स, इसका ऑप्शन ये डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस इज when there is no difference between the variables subjective nature the same research activities when the difference between the variables null hypothesis क्या होगा, when there is difference between the variables, वेरिएबल डिफरेंस ये गलत ऑप्शन, ये गलत है, ये सब्जेक्टिव नेचर, वैसे सारे गलत है, ये ऑप्शन सिर्फ इसका एक यही ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, सैम्पल यूनिट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये गलत है, ना ये गलत नहीं है, ये तो होगा ही, सैम्पल यूनिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये ठीक है। सैम्पल यूनिट शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द स्टडी, ये ठीक है। सैम्पल यूनिट मस्ट बी चूजन इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ये भी सही है, यही गलत है, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सैम्पल्स डिपेंडेंट नहीं होंगे, सैम्पल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। The importance of the correlation and coefficient lies in the fact that there is a linear relationship between the correlated variables. There is one most valid measure of statistics. तो आप इसमें ये भी चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए, इसका आंसर आएगा static method, static analysis, it allows determine degree of strength of the association between the two variables, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Sampling cases mean sampling using sampling frame, identify people whose are stable for research, literally for research, briefcase, sampling of people, newspaper, television, sampling cases की बात कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, प्रोग्राम, रिसर्च। सैम्पलिंग केसेस क्या होता है उसका मतलब पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज, सैम्पलिंग एरर कब डिक्रीज हो जाएगा, जब क्या होगा, सैम्पलिंग का साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन सैम्पल साइज, ऑप्शन करेक्ट। तो आज 30 क्वेश्चन जो हमारे थे वो पूरे हो चुके हैं। तो आगे भी और मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, इस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से PYQ के, तो आप बने रहिए। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।